नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स। लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स में हम देश विदेश के तमाम हेल्थ और मेडिकल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं ताकि कोरोना के बारे में सही जानकारी आप तक पहुंचा पाएं। आज के लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स में हमारे साथ है डॉक्टर एकता गुप्ता, जो क्लिनिकल वायरोलॉजी की प्रोफेसर हैं दिल्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस में। वो वहां पर कोरोना टेस्टिंग की इंचार्ज भी हैं। ये भी बताते चलें कि ये लैब पहली दिल्ली गवर्नमेंट लैब है जहां कोरोना टेस्टिंग शुरू हुई थी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एकता आपका लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स में। सबसे पहले कोरोना टेस्टिंग के बारे में बहुत बात चल रही है। ऑब्वियस है कि कई तरह के कंफ्यूजन लोगों के मन में है। लोगों को ये नहीं पता कि क्योंकि तमाम तरह के टेस्ट हैं कि कौन सा टेस्ट कब करवाना चाहिए। क्या आप इस बारे में डिटेल में जानकारी दे सकती हैं कि कौन कौन से टेस्ट हमारे पास अप्रूव्ड हैं, अवेलेबल हैं और कब उन्हें करवाना चाहिए, किसको उन्हें करवाना चाहिए? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लम चलती है। लोग घबराते हैं कि कौन सा टेस्ट कैसे कराना है, किसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे जो स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है जिसको हम बोल रहे हैं, वो है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट का मतलब है ये एक PCR टेस्ट है जो कोरोना वायरस का न्यूक्लिक एसिड है या नहीं है वो बताता है। और ये नाक और गले से हम इसका स्वॉब लेते हैं और इस टेस्ट को करते हैं, जिसको कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट WHO में पिछले जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ माना गया है। मगर नाक और गले से स्वॉब लेके इस टेस्ट को करने में कम से कम 5 से 6 घंटे या 7-8 घंटे लग सकते हैं और इसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड लैब सेटअप की जरूरत है। मगर हाँ, ये टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है तो 100% आपको कोरोना है। मगर हाँ, अगर नेगेटिव आता है तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि स्वॉब ठीक से नहीं लिया गया या बिल्कुल ही पहले दिन बीमारी में लिया गया तो नहीं पकड़ा जा सकता, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो जहां तक लिस्टिंग ऑफ टेस्ट की बात है तो RT-PCR टेस्ट हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसको कि बहुत सारी लैब्स, अब ICMR ने पूरे देश में बहुत लैब्स एस्टैब्लिश कर दिए और मॉलिक्यूलर टेस्ट के नाम से ये हर जगह अवेलेबल है। मगर इस टेस्ट के साथ प्रॉब्लम है सैंपल कलेक्ट करना, फिर 7 से 8 घंटे लगना, एक सोफिस्टिकेटेड लैब सेटअप लेना। उससे आसान जो डायग्नोसिस, जब आपको सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं बुखार है या फिर आपका टेस्ट और स्मेल या बदन दर्द है या डायरिया लग जाता है, तो आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? तो एक रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT टेस्ट है। ये भी एक अच्छा टेस्ट है जिससे कि आपको अभी इन्फेक्शन है कि नहीं है ये पता चल जाता है। इसमें भी नाक और गले से स्वॉब लिया जाता है, मगर ये आधे घंटे में ही आपको रिजल्ट बता देता है कि आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं। सो ये 2 टेस्ट हैं, RT-PCR और RAT, जो कि आपकी बीमारी जब चल रही है तो इन्फेक्शन है कि नहीं है वो बताते हैं। रैट टेस्ट जो है उसकी सेंसिटिविटी, मतलब उसकी क्षमता डिटेक्शन की करीब 60% है, मतलब 40% में वो नेगेटिव भी आ सकता है ना। और जो PCR टेस्ट है उसकी सेंसिटिविटी 80%, 70 से 80% बोलते हैं, 20% में वो नेगेटिव भी आ सकता है। नेगेटिव क्यों आते हैं ये टेस्ट? या तो आपने वो स्वॉब ठीक से नहीं लिया, या फिर पेशेंट का बहुत जल्दी ले लिया कि भाई अभी उसमें वायरस पूरी तरीके से इतना आया नहीं है मात्रा में कि आप पकड़ ले, या फिर आपने जब उसका चला गया है इन्फेक्शन तब ले रहे हैं 10-15 दिन के बाद, तो भी नेगेटिव आ जाता है। और कभी कभी कुछ लोगों में ये काफी दिन तक नेगेटिव रहा है, कोई वेरिएंट है या कुछ, मगर इस वजह से ये नेगेटिव भी आ सकता है। सो 2 ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, RT-PCR और RAT। CB-NAT और TruePCR ये एक तरीके के RT-PCR के ही फॉर्म्स हैं, जो कि आपको बहुत बड़ा लैब सेटअप नहीं चाहिए, एक पॉइंट ऑफ केयर छोटा से बॉक्स टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हम कर सकते हैं। सो CB-NAT हो गया या TruePCR हो गया या RT-PCR हो गया, ये सारे के सारे हैं PCR टेस्ट जो कि स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोसिस में है। सेम चीज होती है न्यूक्लिक एसिड में बताना, मगर वो CB-NAT और TruePCR थोड़ा जल्दी बता देते हैं।
सेंसिटिविटी करीब करीब थोड़ी बहुत इनकी वेरी करती है, मतलब कि चांसेस कि वो मिस आउट कर लेंगे इन्फेक्शन को। और रैट टेस्ट जो है वो सबसे ही रैपिड टेस्ट है जो बहुत आसानी से करा जा सकता है बिना लैब सेटअप के, मगर उसमें चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं कि आप मिस कर सकते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट जो आप हैं वो इन्फेक्शन नहीं बताते हैं जी। उनको हम ये करते हैं कि आपको अगर हो गया है उसके बाद आपकी बॉडी 10 से 15 दिन के बाद एंटीबॉडी बनाते हैं, एक्सपोजर बताते हैं। या वैक्सीन के बाद हम एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं लोगों का, अगर कराना चाहते हैं कि मेरे अंदर एंटीबॉडी आई, मेरा बॉडी मतलब मेरे शरीर एंटीबॉडी बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, ये बताने के लिए। तो उससे हम इन्फेक्शन रीसेंट इन्फेक्शन नहीं बता सकते। सो ये आपके लैब टेस्ट है। अभी जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा अभी जो ड्राई स्वैब टेस्ट है वो भी अप्रूव हुआ है, ICMR ने अप्रूव किया है। वो उस टेस्ट का क्या मेथड होता है, वो ये जो प्रचलित टेस्ट है जिनकी अभी हम आपने बात की उनसे वो कैसे अलग है, अगर इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएं। तो जो ड्राई स्वैब मेथड कलेक्शन टेस्ट है वो एक तरीके से इसलिए आसान और जल्दी वाला टेस्ट है क्योंकि इसमें जब आप नाक और गले से स्वैब लेते हो तो एक लिक्विड से मटेरियल में लेते हो जिसे हम वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलते हैं, जिससे कि वायरस मरे नहीं, और हम उसको RT-PCR के लिए ले जाते हैं, उसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं और फिर PCR लगाते हैं। तो ड्राई स्वैब मेथड जो बनाया गया है उसमें ये स्टेप निकल जाता है, मतलब लिक्विड में कलेक्ट करना और फिर एक्सट्रैक्शन करना और सीधे ही आप PCR लगा सकते हो। सो करीब आपके 2 से 3 घंटे का बचत होती है, और जो उस एक्सट्रैक्शन के लिए कंज्यूमेबल्स और रिएजेंट्स लग रहे हैं तो उसके पैसे की बचत होती है। तो हाँ, उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो सकती है बट बहुत ज्यादा नहीं। मेथड PCR का ही है, बस मेथड ऑफ कलेक्शन ड्राई स्वैब है, एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, सीधे PCR लगा। तो वो भी एक अच्छा टेस्ट है। अगर आपके पास सोफिस्टिकेटेड लैब सेटअप नहीं है, पैसे की कमी है, तो वो वाला टेस्ट आप उपयोग में ला सकते हो। इट इज मतलब फास्टर एंड चीपर दिस वे। कोरोना की जो ये सेकेंड वेव आई है उसमें जिस तरह से हम खबरें सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन है वो बहुत तेजी से हुआ है, जिसकी वजह से दो चीजें जो बहुत ज्यादा लोगों से सुनने में आ रही हैं कि डिले हो रहा है। एक तो टेस्टिंग नहीं हो पा रही क्योंकि टेस्टिंग सेंटर्स ओवरलोडेड है, मैनफोर्स की कमी है, रिसोर्सेस की कमी है। दूसरी बात कि वो रिपोर्ट्स पर लेट आ रही हैं जब टेस्ट लेट हो रहा है। आप कैसे इस पूरे जो समस्या इसको देखती हैं, और क्या कोई ऐसे सोल्यूशन जो आपके अनुसार कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो हम इमीडिएटली अप्लाई कर सकें इन चीजों, इन समस्या से उबरने के लिए, और ताकि टेस्टिंग जो है वो जल्दी हो सके। देखिए, टेस्टिंग इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, मगर और इसमें टाइम लगता है। RT-PCR जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो जल्दी हो सकता है, बट उसके लिए भी लोग लाइन लगाते हैं। और अभी जो हालत है, जैसे दिल्ली में अगर आप पॉजिटिविटी रेट देखें 30%, 35% चल रहा है, तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर, हमारे नर्सेज, हमारे टेक्निकल स्टाफ, डॉक्टर्स, ये भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। जो रिपोर्ट बनाते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो मैन पावर की कमी है, तो इस वजह से आपका टेस्टिंग में डिले हो रहा है। जो हम लोगों को, हम 24 घंटे में रिपोर्ट निकाल रहे थे, थोड़ा बहुत फर्क उस पर आया है क्योंकि लैब में भी तो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो रहे हैं, मैन पावर की कमी हो रही है। तो इसके लिए, क्योंकि अभी ये पैंडेमिक है, अभी आपको पता ही है कि भाई इतना ज्यादा 25 हजार 20,000 लोग दिल्ली में इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो यदि आपको लक्षण लगते हैं कि भाई आपको बुखार है, जो गले में जो भी हम इसके कोरोना के लक्षण हैं, गला खराब है, जुकाम है, बुखार है, या लूज मोशंस हैं जो बताए जा रहे हैं, तो कंसिडर योरसेल्फ पॉजिटिव ओनली टिल इट इज प्रूवन। तो सबसे पहले जो मैं बताऊंगी कि लोग टेस्ट कराने जाते हैं, रिपोर्ट्स लैब्स में थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट अगर आपको लग रहा है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए।
Now, this second wave and the strain, the variants which have come, especially the UK variant, is highly infectious. It is 15 times more infectious. मतलब अगर पहला वेव में आप 1 से 4 को इन्फेक्ट कर रहे थे, तो अभी एक आदमी से 8, मतलब आप 10-15 को इन्फेक्ट कर रहे हैं. It is this way. So I will, my suggestion is that rather than depending upon a lab confirmed report to come and then you will isolate, I'll advise that आप अपने आप को खुद ही सेल्फ आइसोलेट करें. सोशल डिस्टेंसिंग फैमिली में एकदम से शुरू कर दें, क्योंकि पूरी पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है. और सबसे ज्यादा जब हम साथ में खाना खाते हैं मिल बैठ के, या एक ही जगह सो रहे हैं, तो उस टाइम पे जब आप 15 मिनट आधे घंटे से ज्यादा रूम में शेयर कर रहे हैं, तो चांसेस, तो अगर किसी को जरा से भी लक्षण लगते हैं, अगर आपको जरा सी भी अपनी तबीयत खराब लगती है, टेस्ट कराने जरूर जाएं, जरूरी है. मगर उसकी रिपोर्ट की वेट मत करें, अपने आप को एटलीस्ट आइसोलेट कर लें, डबल मास्क पहनना शुरू कर दें, अपने खाने पीने के बर्तन अलग कर दें. टॉयलेट अगर यूज कर रहे हैं, अगर सेपरेट है अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको सैनिटाइज करके यूज करें, जिससे कि आप कम से कम लोगों को एटलीस्ट स्प्रेड कर पाए. टेस्टिंग में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है, मैन पावर नहीं है, तो रिपोर्ट वो हो रही है. तो हम लोग जो कम से कम इजियर मेथड है, मतलब आप बड़े बड़े लैब्स में सैंपल भेज रहे हैं, 2-2 3-3 दिन लग रहे हैं, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट है, जो भी टेस्ट अवेलेबल है अभी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको तो कराएं. और अगर उसमें पॉजिटिव है तो इट इज अ पॉजिटिव, है ना. और अगर आपको लगता है कि नेगेटिव आ रहा है, आप कॉन्फर्मेटरी आरटीपीसीआर दे दीजिए. मगर अगर सिम्टम्स हैं, फैमिली में कोई कंफर्म पॉजिटिव आ गया और आपको सिम्टम्स आ गए, तो कंसिडर योरसेल्फ, बिकॉज labs are already overburdened. So do not burden them more. Now, if there is somebody positive in a family and there are 3-4 with similar, so I think they should consider they are positive and they should start their treatment, मतलब start isolating, fever के लिए दवाइयाँ खानी शुरू कर दें, वो सब exercise शुरू कर दें, rather than just waiting for a report and then doing anything. So ये एक चीज मैसेज देना बहुत जरूरी है कि अभी keep this diagnosis at a higher stake that we can be infected and then start taking precautions that way. एक और सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है और मुझे लगता है बहुत जरूरी है एड्रेस करना, कि क्या ये जो नए वेरिएंट्स जिसकी आप अभी बात कर रही थी, क्या उनका टेस्टिंग पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है, उससे रिजल्ट डिफर हो रहे हैं? जब शुरू में लास्ट ईयर अक्टूबर में यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन, ये 3-4 वेरिएंट्स हैं जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, एक वेरिएंट्स जिनको WHO ने डिक्लेयर किया है. यूके का वेरिएंट है प्रीडोमिनेंट, साउथ अफ्रीकन एंड ब्राजीलियन वेरिएंट है, और एक अपना इंडिया का डबल म्यूटेंट है. तो हम लोगों को इनिशियली लगा था कि हाँ फर्क आ सकता है, बट तभी CDC वगैरह और WHO ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये अगर एक जीन में अगर चेंजेस हैं, तो हम ज्यादातर जो RT-PCR टेस्ट करते हैं वो 2 वायरस की 2 जीन को देखते हैं. ज्यादातर लैब्स जो हैं वो 1 जीन डिपेंडेंट नहीं है, वो 2 जीन डिपेंडेंट है. मतलब वायरस में अगर जैसे बहुत सारी जीन्स होती हैं, ई जीन, सरफेस जीन, न्यूक्लियोकैप्सिड, और तो हम ज्यादातर PCR जो है वो 2 जीन ऑफ वायरस को इंटरेस्ट में. सो ये अगर एक को इफेक्ट भी करता है, तो अगर आपके 2 जीन वाले हैं तो दोनों को एक साथ नहीं करा है अभी तक. तो सो आई थिंक टेस्टिंग हैज नॉट गॉट इफेक्टेड एंड नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड ऑल्सो. उन्होंने 2-3 को क्लेम करके टेस्ट प्रोडक्ट्स को डाला था कि could have decreased the sensitivity, but then अभी recent आ गया it has not. and हमारा जो अभी current circulating strain in India है, it is not getting affected by the available PCR kits. So वो चीज गलत, मैं नहीं मानती हूँ कि it is missing out the infection by the available test. As it is मैं आपको बता रही हूँ कि 70 से 80% RT-PCR, तो नॉर्मल में भी 20% मिस करने के चांसेस है. रैट की 60% बता रही है, तो 40% में वो नॉर्मली भी मिस करेगा. सो ये कहना कि टेस्ट वेरिएंट की वजह से मिस कर रहा है, वो नहीं है. ये नॉर्मल बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जब आपकी यू कैन मिस द डायग्नोसिस.
डॉक्टर एकता, आईसीएमआर ने अभी नई गाइडलाइंस कोरोना टेस्टिंग को लेकर जारी की हैं, जिसमें कई बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर कोई किसी का आरटीपीसीआर या रैट टेस्ट अगर एक बार पॉजिटिव है तो उसको दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, और ऐसी तमाम चेंजेस। आप कि अगर हमारे दर्शकों के लिए उन गाइडलाइंस को थोड़ा एलैबोरेट करके एक बार समझा सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जो ये आईसीएमआर ने अभी ठीक किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डायग्नोसिस का मिसयूज भी हो रहा था और इसमें पैसे भी लगते हैं। तो हमारा जो ध्यान अगर मनी सेविंग में है तो वी शुड ट्राई टू सेव रिसोर्सेस। वायरस आपका नाक और मुंह से घुसता है, देन वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स तक चला जाता है। तो जो पहला हफ्ता होता है वो वायरस रेप्लिकेशन का होता है। यूजुअली हमारा 8 से 10 दिन के बाद जो वायरस है वो रेप्लिकेट करना बंद हो जाता है। जो भी आपकी बीमारी है कोरोना से एसोसिएटेड, जब हमारा बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उस वायरस को क्लियर करने में लगता है तो उसमें एक एंटीबॉडी इम्यूनिटी डेवलप होती है, और वो कभी कभी इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन बॉडी बना देती है कि वो अपने शरीर को भी हार्म करने लगता है। तो वायरस का जो एक्टिविटी का फेज है वो 8 दिन का ही है, 7 से 8 दिन का, जिसमें कि आप डायग्नोस कर सकते हैं और अगर वायरस है तो उसको बता भी सकते हैं। उसके बाद जो सारी बीमारी है वो उसकी क्लियरेंस में है। तो जो अगर आप यदि वो टेस्ट 8 दिन 10 दिन के बाद कर भी रहे हैं और वायरस पॉजिटिव भी आ रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि अब इन्फ्लेमेशन को रोकना ही हम, तो इसीलिए स्टीरॉइड्स का रोल या और सारी दवाइयों का रोल है आगे जाके 8 दिन के बाद जो हम बोल रहे हैं। लंग में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी आपके बॉडी वायरस को निकालने की कोशिश कर रही है, उस वजह से वो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स है। ठीक है, तो एक हद तक अगर आपकी डायग्नोसिस बन चुकी है या आपको क्लिनिकल सिम्टम्स हैं या टेस्ट से पता चल चुका है तो बार बार वायरस का प्रेजेंट है, कितना है, कम हुआ घटा, इसको फॉलो करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये गाइडलाइंस बिल्कुल सही है, इन्होंने बताया है। एक बार आपका टेस्ट हो गया तो हर 5वें दिन या 7वें दिन करा के उससे कोई फायदा नहीं होने वाला कि मेरा वायरस कितना कम हुआ, नेगेटिव हो गया कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग में ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये डेड न्यूक्लिक एसिड भी, डेड वायरस भी बहुत महीनों तक भी पड़ा रहता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है। यहाँ तक कि वायरस पहले 7-8 दिन के बाद कुछ नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन का काम है। तो इसलिए ये गाइडलाइंस जो अब चेंज होके आई हैं, इससे एक तो फायदा ये होगा कि हमारे लैब्स में जो अननेसेसरी बर्डन है वो कम हो जाएगा, हमारे पैसों मतलब जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है आपका दूसरी जगह जा सकता है। और तीसरा, पेशेंट्स बहुत पैनिक कर जाते हैं जब उनको समझ नहीं आ रहा, अरे मेरा वायरस ही नहीं निकल रहा मेरा, ये ऐसी बात नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले 7-8 दिन में वायरस है, उसके बाद वायरस को भगाने में जो बॉडी अपनी ताकत लगा रही है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो ताकत है, उसकी वजह से वो वायरस को तो निकालती है बट खुद का भी नुकसान करती है। तो जो सारी कहानी 8वें दिन के बाद और 14 दिन तक चलती है वो इन्फ्लेमेशन की है, जिसको रोकने के लिए हम स्टीरॉइड्स देते हैं, मेंटेन करते हैं, उस चक्कर में ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लग जाते हैं, ये सब। तो वायरस कितना है, कम हुआ घटा बढ़ा, इससे मैनेजमेंट पे कोई असर पड़ता नहीं। तो इसलिए ये 1 टेस्ट पॉलिसी इज अ गुड पॉलिसी विच इज कम अप। पहले भी कहा गया था कि डिस्चार्ज के लिए आपको बाहर भी नहीं कराते थे, कि डिस्चार्ज मतलब नेगेटिव रिपोर्ट पे, क्योंकि हमें पता है कि अगर पेशेंट को 3 दिन से ज्यादा बुखार नहीं आया है, उसकी खांसी नहीं है, इसको सिम्टम्स नहीं है, उसको 8 दिन हो चुके हैं बीमारी के, तो वो उसके अंदर जो वायरस अगर नाक और उसमें डेड भी है वो किसी दूसरे को नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने अब वो कि भाई यू कम आउट, you can keep wearing mask for 2 to 3 days, but then there is no need to come out and come out of your room or come out for work waiting till a negative PCR report.
बिकॉज नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट का कोई महत्व है नहीं, इवन इन मैनेजमेंट यू डोंट हैव। सो ये चीज जो अब गाइडलाइन बोली है कि भाई एक ही टाइम टेस्ट कराएं, बार बार कराने की जरूरत नहीं है, डिस्चार्ज के लिए आपको कराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आईसीएमआर ने अभी कल परसों में डाली है। उन्होंने एनकरेज करा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत सारे अप्रूव कर दिए उनको, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये एक सस्ता टेस्ट है, सेंसिटिविटी भले ही कम हो मगर एटलीस्ट ये ऐसा टेस्ट है जो आधे घंटे में रिजल्ट दे देगा, और आसानी से आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मोबाइल वैन यहाँ हर जगह सप्लाई कर सकते हैं। तो वो लाइनें लगाना, एक आरटीपीसीआर के लिए वेट करना, ये सारी चीजें, और पैनिक स्टेट, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तो लोग पैनिक हो जाते हैं, ये सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। तो ये गाइडलाइंस इसीलिए आईसीएमआर ने डाली है, बिकॉज अभी बर्डन ऑन लैब भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो एक ये जो मोबाइल टेस्टिंग को लेकर भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन, उसके बारे में भी जिक्र किया है आईसीएमआर की न्यू गाइडलाइंस में, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मोबाइल टेस्टिंग लैब्स, हाँ, मोबाइल टेस्टिंग लैब्स में वही रैपिड एंटीजन टेस्ट आपका प्रोवाइड किया जाएगा, और यही देखा है कि जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग साइट्स हैं या जो वैक्सीनेशन साइट्स हैं, वहां पे भी ओवर क्राउडिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको मोबाइल टेस्टिंग लैब्स बहुत ज्यादा से ज्यादा बनाएं, जो पब्लिक के बीच में जाएं, वहां जाके उनका टेस्ट करें, जिससे कि बहुत सारी टेस्टिंग और दूर दूर जगह जगह लोगों को दूर दूर ट्रैवल करने आने की जरूरत ना हो। और एक तो इससे ये फर्क पड़ेगा, दूसरा आपकी आउटरीच, कई लोग तो टेस्ट कराने ही नहीं आ रहे हैं इसी डर से कि अस्पताल जाएंगे या वहां, तो आप वहां पे जाके और पकड़ेंगे इन्फेक्शन को, और जिनको आइसोलेट करना है उनको आइसोलेट करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अगर लैब दूर है, होम सैंपल कलेक्शन नहीं है, तो वो लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे, एंड देन वो कंटिन्यू करते हैं, उनकी पूरी पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो रही है। तो इस वजह से ये मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स जो है, इनको एनकरेजमेंट देना, इनको ज्यादा से ज्यादा बनाना, जिसमें कि आपके रैपिड एंटीजन टेस्ट की अवेलेबिलिटी करी जाएगी, वो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और ये आई थिंक दे आर गोइंग टू इनिशिएट ऑल दीज, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ टेस्टिंग सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं, मतलब सेंट्रल से डिसेंट्रलाइज करो, डिस्ट्रिक्ट्स में भेजो, रूरल एरियाज में भेजो, जहां पे भी आपको, मतलब यू हैव टू एनकरेज more and more test, but the only thing is that it has to be at a level जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग उस टेस्ट को ले पाए। एक और बड़ा खबरें या केसेस आ रहे हैं कि जैसे अभी आपने होम सैंपल कलेक्शन किया, थोड़ा सा जिक्र किया, होम सैंपल कलेक्शन में फ्रॉड की बहुत खबरें आ रही, लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो ऑथेंटिक सोर्स से हमारे यहाँ होम सैंपल कलेक्ट करने कोई, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल वी आर ऑप्टिंग फॉर दी होम कलेक्शन सर्विस, सैंपल कलेक्शन? नहीं, देखिए इसमें अभी तो जैसे आईसीएमआर ने बहुत यूनिफॉर्म कर रखा है कि जब भी कोई सैंपल कलेक्ट होगा, एक आपके यूनिक आईडी जिसको हम एसआरएफ आईडी बोल रहे हैं, सैंपल रेफरेंस नंबर, जो आईसीएमआर का है, क्योंकि जितने भी, ये एक चीज हमारे कंट्री में अच्छी थी कि जितने भी टेस्ट हो रहे एक यूनिक आईडी और एक यूनिक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है, तो वो एसआरएफ आईडी तो वो जनरेट करेगा ही करेगा। तो अगर उसने एसआरएफ आईडी नहीं दी आपको, क्योंकि और तुरंत ही आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाता है कि ये फलाना टेस्ट है ये, तो आपका अगर किसी ने होम सैंपल कलेक्शन किया है, सैंपल लेके गया है रिपोर्ट पे, तो आप हमेशा उस एसआरएफ आईडी जो आईसीएमआर की है, आईसीएमआर की साइट पे जाके अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई ये मेरा टेस्ट जेन्युइन था, और ये हर लैब के लिए मैंडेटरी है। जैसे हम टेस्टिंग करते हैं, हमें एसआरएफ आईडी सैंपल कलेक्शन में जनरेट करना है, मैंने रिपोर्ट निकाली, मैंने रिपोर्ट प्रिंट आउट दी मरीज को, मगर मुझे साथ ही साथ आईसीएमआर और जो भी आपकी स्टेट सर्विलेंस है वहां वो रिपोर्ट की एंट्री करनी है, सो दैट इन केस मैंने किसी को गलत रिपोर्ट दे दी तो वो वहां देख सकता है। और आईसीएमआर पे जाने से ये है कि वो लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और लोकलाइजेशन वो सब इनिशिएट कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है
होम सैंपल कलेक्शन अगर मिल रही हैं सर्विसेज तो आप करा भी सकते हैं, बट देन ऑलवेज आस्क देम दैट व्हाट इज माय SRFID एंड हाउ कैन आई, मतलब आप गवर्नमेंट की साइट ICMR साइट पे जाइए, उस SRFID से अपनी रिपोर्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं आराम से। एक और सवाल आया था, क्वेरी आई थी कि जैसे कई लोग CT स्कैन करवा रहे हैं कोरोना टेस्टिंग, तो कोरोना CT स्कैन में उनका रिजल्ट जो CT सिवियरिटी स्कोर है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 14/25 आया और उनकी कोरोना रिपोर्ट बता रही है, CT स्कैन की जो रिपोर्ट है कि कोरोना मॉडरेट सिम्टम्स है उनके अंदर, जबकि RT-PCR जब वो करवा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको अगर आप क्लैरिफाई कर सकें। देखो, मैंने सिंपल सी चीज आप लोगों को बताई कि ये जो बीमारी है, पहला हफ्ता वायरस का है, दूसरे हफ्ते के बाद आपका बॉडी उस वायरस को निकालने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लेमेशन है लंग में और बाकी जो चीजों में भी फाइंडिंग आ रही है जो काफी, वो सारा ये इन्फ्लेमेटरी एक्सीडेट सेटल होने लगा। जो CT पे दिख रहा है वो वायरस नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है। तो ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, और वायरस हम नेजल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से टेस्ट कर रहे हैं, लंग जो CT है वो लंग में है, इन्फ्लेमेशन लंग में हो रहा है, वायरस यहाँ से एंटर करता है बट बीमारी वो निमोनिया की कर देता है ना। तो हो सकता है, देखिए, ऊपर से वायरस क्लियर हो गया हो, एक, दूसरा सैंपल ठीक से कलेक्ट ना करा हो किसी ने कि उसका RT-PCR नेगेटिव आ गया, तीसरा मैंने आपको बताया कि वैसे ही RT-PCR 70 से 80%, तो 20 से 30% में नेगेटिव आ सकता है आपका, मेरे रिसेप्टर्स यहाँ पे कम हैं और मेरे ये एस रिसेप्टर्स हैं जिसपे जाके वायरस लगता है और रेप्लिकेट एंट्री करता है और रेप्लिकेट करता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एस रिसेप्टर्स आर मोस्टली इन द अपर नेसोफैरिंक्स एंड ओरल कैविटी, बट my distribution of ACE receptors may vary from yours. I may not have active virus here, but my body's inflammatory response can be more than you. So मेरे अंदर immediately lung finding जल्दी आ रही है और infiltrates lung में, जो कि हम ground glass opacities और CT score देख रहे हैं, वो बहुत जल्दी आ रहा है। So the whole disease is varies from person to person. You cannot have uniform कि भाई ये 1 स्कोर और ये स्कोर। मेरा CT स्कोर हाई हो सकता है बट मैं एसिम्प्टोमेटिक हो सकती हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा है और एक्सीडेट्स भर गए और कफ आने लग गई बहुत जल्दी। कुछ लोगों में सिर्फ जुकाम खांसी और बुखार रहता है और खांसी बिल्कुल नहीं आती, चेस्ट बिल्कुल, दे क्लियर द वायरस। सो द डिजीज वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट आपके CT में फाइंडिंग्स आए और आपका RT-PCR नेगेटिव है क्योंकि वो शुरुआत के 2-3 दिन में ही यहाँ पे वायरस रेप्लिकेट हुआ, आप चला गया, अब इन्फ्लेमेशन सेट इन, तो ऐसा हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर एकता इसको क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल और क्वेरीज लेकर आ रहे हैं। अगला सवाल, हम थोड़ा पीछे जाएंगे, अभी हमने मोबाइल वैन्स की बात की थी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं रूरल एरियाज में एकदम से सर्ज आया है। कई रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि लगभग दुगनी तेजी से वायरस का ट्रांसमिशन रूरल एरियाज में हुआ है। सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, चाहे उनकी वजह हो, चाहे इलेक्शन रैलीज उनकी वजह हो, लेकिन ट्रांसमिशन की जो चेन है वो बहुत तेजी से बनी है रूरल एरियाज में। आपके हिसाब से क्या कुछ स्ट्रैटेजीज सिस्टम को बनानी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए ताकि उन जगहों पर जो ये रूरल एरियाज हैं, जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड नहीं है, उन तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जा सके, ताकि ऑब्वियसली वो जो ट्रांसमिशन की चेन है वो टूट सके? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि टेस्टिंग फैसिलिटीज को वहां तक पहुंचाना ही पड़ेगा, और अगर आप RT-PCR टेस्टिंग नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम टेस्टिंग फैसिलिटीज लाइक रैट टेस्ट या ड्राई स्वैब मेथड ऑफ टेस्ट, ये सारी चीजें वहां पे आपको पहुंचानी पड़ेगी। यू हैव टू डिसेंट्रलाइज दिस टेस्ट। वहां पे आपको RT-PCR जो रूरल एरियाज में एक जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है कि अच्छे मॉलिक्यूलर टेस्टिंग लैब्स नहीं है, वो सिर्फ बड़े बड़े कुछ हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस में है।
वहां पे अगर आप उन सबको कनेक्ट कर देंगे तो उस मेडिकल कॉलेज में बर्डन बढ़, अगर उनके पास 3 से 4 हजार रोज के सैंपल आएंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आपकी एक दिन में रिपोर्ट दे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिपोर्ट जो है वो मरीज में जितनी जल्दी पहुंच सके, जिससे कि वो अपने आप को आइसोलेट करे। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको रैपिड टेस्टिंग, जैसे रैपिड कार्ड टेस्ट हो गए या जो भी आपके पास चीजें उपलब्ध हैं वो वहां पे पहुंचाएं। एक ही जगह फैसिलिटी में 3-4 हजार सैंपल को भेजना और उम्मीद करना कि वो दे देगा इज नॉट अ राइट आइडिया। आपको वहां पे डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। 10 से 12 कोई भी छोटे छोटे प्राइवेट लैब्स हो उनको इन्वॉल्व करिए, उन्हें हेल्थ केयर वर्कर कैपेसिटी बिल्डिंग कराइए। जूम पे और उस पे सेशंस हो सकते हैं, हम सब लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं उनके डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को कैसे काम करना है। मगर आपको वहां पे ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, जिससे कि रिपोर्ट जो है वो टाइमली लोगों को मिले और जिससे कि आप उनको बता पाए कि हाँ ये इन्फेक्ट हो गया, इसे आइसोलेट करो, इस एरिया में अब आइसोलेशन या क्वारंटाइन या कंटेनमेंट करने की जरूरत है, तभी आप स्प्रेड कर सकते हो। तो टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जब आप उसको इंक्रीज करें, उसे इजी बनाएं, उसे रूरल एरियाज में पहुंचाएं और साथ साथ उन हेल्थ केयर वर्कर्स, उन लैब लोगों के लिए की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उन्हें समझाएं। बिकॉज व्हाट वी सॉ व्हेन द pandemic began was like we were the first state, first lab in Delhi government was that इतनी मतलब क्लैरिटी थी नहीं इवन लैब पर्सन्स को, डॉक्टर्स को, कि कैसे रिपोर्ट करना है, क्या करना है। सो अलोंग विद स्टार्टिंग हमने हैंड होल्डिंग भी किया, हमने उन डॉक्टर्स को बताया, हमने बताया कौन सा किट यूज करना है, कैसे। सो ICMR वगैरह लैब्स ने पूरी जूम सेशंस, कंबाइंड लैब मीटिंग्स करी, किट कौन सा यूज करना है, तो कैसे रखना है, स्टोरेज कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करना है, जल्दी रिपोर्ट निकालने के कैसे आप सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो इस तरीके की हैंड होल्डिंग करने की भी रूरल एरियाज में बहुत जरूरत है। रैपिड कार्ड टेस्ट ही एक सोल्यूशन है जो बहुत जल्दी पहुंचाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से रैट टेस्ट को वहां अवेलेबल कराएं, RT-PCR लैब्स, प्राइवेट लैब्स को इन्वॉल्व करें, मतलब खाली मेडिकल या गवर्नमेंट साइट्स तक ना रह के छोटे छोटे प्राइवेट पैथोलॉजीज बहुत सारे हैं जो आपका पिच इन कर सकते हैं, वो करें। एंड then the testing will increase and so the containment and isolation of the patients and you can contain this problem. डॉक्टर एकता, अगला सवाल जो कि कई दर्शकों ने हमें लिखकर अपनी समस्याएं भेजी, टाइफॉइड और कोरोना के कनेक्शन को लेकर। मतलब ये हो रहा है कि जब RT-PCR टेस्ट हो रहा है उसके बाद उनको टाइफाइड बता दिया जा रहा है और लक्षण कोरोना के चल रहे हैं, तो बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है लोगों के बीच में, लोगों के मन में। तो आप उसको क्लैरिफाई कर सके तो बहुत अच्छा होगा। साथ में ये भी बता सकें कि विडोल टेस्ट कराना ज्यादा सही होगा पहले, अगर इस तरह का जो डायरिया या लूज मोशन इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो अगर इस पर आप बता सकें। आपने ये अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हम भी देख रहे, दिस सेकेंड वेव ऑफ कोरोना और जो भी ये वेरिएंट है, ये पिक्यूलरली हमने देखा है कि GI ट्रैक्ट पे बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, डायरिया, लूज मोशंस, ये केसेस आ रहे हैं। तो वो टिपिकल जैसे जुकाम बुखार नहीं है, डायरिया लोगों में बहुत ज्यादा है। तो देखिए अभी जो चीज ज्यादा खतरनाक है वो है कोरोना, क्योंकि ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है और अभी इससे मोर्टालिटी एसोसिएटेड है, एटलीस्ट उन लोगों में कुछ परसेंटेज में जिनमें कुछ पैरेलल कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अभी जो हम लक्षण बताए जा रहे हैं, अगर आपको बुखार और डायरिया भी है बुखार के साथ, तो कोरोना का टेस्ट कराना पहले ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है जिसको एकदम आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, 1 से 10 इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसको कराना जरूरी है। हाँ, अगर कोरोना आपका नेगेटिव टेस्ट आता है, फिर भी आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि
इतनी there is you have to suspect corona in this pandemic, so social distancing and mask wearing adhere करें और फिर अपना टाइफाइड का टेस्ट कराएं. को इन्फेक्शन भी हो सकता है because this virus decreases the immunity. It makes, क्योंकि आपके blood cells वगैरह को thrombocytopenia, lymphopenia करता है, तो people become more susceptible to other bacteria. So yes, there can be a chance that there is a co-infection. Typhoid साथ में हो गया उसमें. तो मेरे हिसाब तो सबसे पहले कोरोना को सस्पेक्ट करिए, कोरोना को रूल आउट करिए, उसके बाद आप टाइफाइड को देखिए, बिकॉज उसमें भी कोरोना में भी आपको एक बेसिक एंटीबायोटिक कवरेज लेनी है, टाइफाइड में भी एंटीबायोटिक कवरेज लेनी है, बट कोरोना में अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो आप और आगे के 10 लोगों को इन्फेक्ट करने से रोक सकते हैं और अपना ध्यान रख सकते हैं. सो मेरे हिसाब से ये कंफ्यूजन कि ये तो टाइफाइड है उसकी वेट मत करें, अभी इतना तादाद में फैल रहा है तो सस्पेक्ट अपने आप को कोरोना का करके उसकी जांच कराएं या आइसोलेट करें. यस, वो नेगेटिव हो जाता है और विडाल प्रूव हो जाता है आपका, देन यू कैन स्टार्ट विद द अदर एंटीबायोटिक एंड ऑल एंड यू कैन स्टिल मेंटेन मास्क वेयरिंग फॉर अदर पर्पसेस. जाते जाते डॉक्टर एकता, आप क्या मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी ताकि जो ये भयानक कोरोना काल चल रहा है इससे वो सुरक्षित रह सके? The most important message is wearing mask, which is a very good method by preventing. कोरोना जो है वो स्प्रेड घबराना नहीं है, ऐसे नहीं स्प्रेड करता है. It has to be generated. अभी कुछ एयरबोर्न का आ रहा है, बट ज्यादातर it has to be a droplet infection. तो अगर आपने मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं, तो आप इस बीमारी को बहुत हद तक रोक सकते हैं, आपको नहीं इन्फेक्ट करेंगे. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन. जिस भी तरीके की हमारे पास अभी जो भी हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव. दीज वैक्सीन्स अगर आपकी इन्फेक्शन को नहीं रोक पाएंगी बट सिवियरिटी को डेफिनेटली रोकती है. तो आपको अगर होगा भी वैक्सीन लगाने के बाद तो बहुत माइल्ड सा इन्फेक्शन होगा. सो मास्क वेयरिंग, social distancing and getting vaccination whenever your turn comes is the only way we can stop this. And then timely diagnosis, क्योंकि मैं लैब की पर्सन हूँ, तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज अपने आप को समझ ही लीजिए और टेस्ट के लिए भी जाइए और कराएं, so that you cannot spread to the other. But wearing mask, social distancing and vaccination, this you have to adhere. Thank you. जैसा डॉक्टर एकता ने हमें बताया, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, वैक्सीनेशन जब भी आपका टर्न आए वैक्सीनेशन करवाएं, और अपना टेस्ट अगर आपको लगता है तो टेस्टिंग डायग्नोसिस फैसिलिटीज में जाएं, अपना टेस्ट कराएं. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एकता, इतनी सारी जो चीजें हैं और कंफ्यूजन है जो लोगों के दिमाग में है और हमें भी बहुत क्लैरिटी मिली, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए. हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि यदि आप भी कोविड के किसी भी विषय के एक्सपर्ट हैं और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजें. covidcare@lallantop.com हमारा ईमेल एड्रेस है. एक बार बहुत बहुत फिर से शुक्रिया डॉक्टर एकता कि आप लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स में आई और हमें एनलाइटन किया. थैंक यू सो मच.